काफ़ी वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी लिया जा रहा है। एक वास्तु वाला आता है 10,000 रुपये 11,000 रुपये क्लाइंट से लेता है और एक बिल्डर की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को फेल कर जाता है। सब कुछ धरा धराया रह जाता है, एक वास्तु वाला आके कंपास रखता है। कि बस रियल स्टेट में लोगों को पैसा दिखता है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है एक डीलर का, एक एजेंट का, उस वो नहीं दिखता है। हमारे यहाँ एक रियल स्टडी ऐसा काम है जिसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। पर अब वो समय नहीं रहा। गुड़गांव में फ्लैट लेना अच्छा है या प्लॉट लेना अच्छा है या दिल्ली में ज़्यादा अच्छा है? अच्छा, आजकल प्रॉपर्टीज़ में वास्तु काफ़ी देखे जा रहे हैं, काफ़ी वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी लिया जा रहा है। तो क्या लगता है ये सही है? जो बायर्स हैं उनको वास्तु के हिसाब से अपने अपने वास्तु जो उनको सूट करता है उस हिसाब से लेना चाहिए? वास्तु आजकल बहुत बड़ा सोच का विषय बन गया है और एक वास्तु वाला आता है 10,000 रुपये 11,000 रुपये क्लाइंट से लेता है और एक बिल्डर की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को फेल कर जाता है। बिल्डर गिनवाता रह जाता है कि मैंने हैटिक की फिटिंग लगाई है, मैंने ओरिजिनल के एसी लगाए हैं, मैंने शैंडलर लगाए हैं, मैंने केबल जो हैं सारी की सारी हैवेल्स की डाली हैं, स्विचेज जो हैं सारे हैवेल्स के लगाए हैं, मार्बल सारा इटालियन लगाया है, मॉडुलर किचन लगाई हैं। सब कुछ धरा धराया रह जाता है, एक वास्तु वाला आके कंपास रखता है और कहता है नहीं ये घर नहीं लेना। तो ये बात कस्टमर से ज़्यादा मेरे बिल्डर भाइयों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई घर बनाए, आपको घर तो बनाना ही बनाना है। मान लो आपका 200 गज का घर है तो मोटा मोटा 200 गज में आप अगर हम FAR की बात करें तो आपको 1,000-1,100 फुट का एक फ्लोर बनता है और 1,000-1,100 फुट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सेम आती है। तो क्यों ना वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई जाए। जब घर नया ही बनाना है, सब कुछ बनाना है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने में क्या दिक्कत है। 100% कोई भी घर वास्तु परफेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन 50-60% के आसपास जो घर बन जाते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और वास्तु का इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा खासा इफ़ेक्ट है। वास्तु ये आज से नहीं है, पॉपुलर भले ही आज हो गई है लेकिन वास्तु आज से नहीं है। वास्तु हमारे चारों वेद जो हमारे लिखे गए हैं वहाँ से आई है। और अगर आपने कभी नोट किया हो, आप पुराने घरों में, किसी हवेली में, किसी पुराने किले में जाएं जो 100 साल 500 साल 1,000 साल पुराना हो, तो सभी के सभी घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने होते हैं। अगर आप अपने घर की भी बात करें तो पहले लोग वॉशरूम जो है या तो घर से दूर जाया करते थे या घर के बाहर बनाया करते थे। तो जो नहाने का जिसको गुसल खाना बोला जाता था उसको भी बाहर अलग से बनाया जाता था और जो घर का बीच का आंगन होता था जिसको ब्रह्म स्थान होता है वो बिल्कुल खाली छोड़ा जाता था। और जो किचन होती थी, किचन पूरी वेंटिलेटर की होती थी। अगर आपको ध्यान हो, ईंट के ऊपर ईंट एक ऐसी जाली वाली ईंट होती थी जिसमें हमारी मम्मी दादी बैठ के खाना बनाती थी, तो उसमें पूरा आपका वास्तु का ध्यान रखा जाता था। और उस समय वास्तु स्पेशल पंडित या स्पेशल वास्तुकार या स्पेशल आदमी नहीं होते थे। उस समय जो हमारे मिस्त्री जो मकान बनाते थे, जो घरों को, उन्हीं को वास्तु आती थी। जब वो सीढ़ी चढ़ाते थे तो उनको पता होता था कि कितने अड्डे चढ़ाने हैं और कितने नहीं चढ़ाने। वो अड्डे चढ़ाते थे जो एक के पहाड़े पे रहते थे, यानी कि 3 के पहाड़े पे रहते थे। तीन पे नहीं, जो 2 4 6 3 नहीं, जो 3 5 7 9 इस पे रहते थे, जो 2 से भाग ना हो, ऑड नंबर्स, हाँ, और नंबर में रहते थे। और ऐसी जो छत पे कड़ियाँ बनाई जाती, छत पे जो लकड़ी की छत होती थी तो वो भी गिन के बनाई जाती थी। और ध्यान रखा जाता था कि सर के ऊपर जो है बीच का छतीर जिसको बोलते थे या गार्डर बोलते थे वो ना आए। तो वो हमारे मिस्त्रियों को, हमारे पूर्वजों को ऑलरेडी से ज्ञान था। अब जो आज की नई जनरेशन है उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मकान अलग समय के हैं, उस समय मकान अलग समय से, उस समय जगह की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। तो घरों में नौरे बनाए जाते थे। पहले कहावत भी होती थी कि पैसे वाला आदमी जो कैलकुलेट किया जाता था वो कैसे कहते, जिसके पास 2 छोरे हों, 2 नौरे हों, हाथी की सवारी हो, सारी दुनिया हमारी हो। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते थे। तब वो सब उदाहरण वैसे नहीं रहे। अब हाथी की जगह गाड़ियाँ ने ले ली, दूध की जगह अब भैंसों की जगह कोई आदमी करके ही राजी नहीं, आजकल मदर डेयरी होगी। तो लेकिन फिर भी वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल है। तो 100% तो नहीं हो सकती,
लेकिन 50-60% वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मोटी मोटी 5-6 बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट जो स्थान होता है वो भगवान की पूजा का होता है, तो आप ध्यान करेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर ना भी आ रहा हो तो लेकिन कोई भी वॉशरूम या टॉयलेट ना आए। जो सबसे बड़ा वास्तु का जो दोष है वो टॉयलेट में का नॉर्थ ईस्ट में होना है। दूसरे नंबर पे जो अंडरग्राउंड टैंक है पानी के जो हमारे, वो भी कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में हो, और जो ओवरहेड है वो साउथ वेस्ट में हो। तो ये 3 बातें होगी। चौथा नंबर किचन अगर आपकी साउथ ईस्ट में हो तो आपका जो गैस का सिलेंडर है, मान लो आज आप खाना बनाते हैं तो 1 महीना चलता है, अगर आप साउथ ईस्ट की किचन में बनाते हैं वही सिलेंडर आपका 45 दिन चलता है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। अब आप कहें जी इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो जो गर्म स्थान है आपके घर का पूरा गर्म स्थान है तो वो खाना वहाँ जल्दी पकता है और अच्छे से पकता है। तो वास्तु का इतना रोल है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वास्तु बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये छोटी छोटी अगर आप 5-6 बातें ध्यान रख लें तो इसमें काफ़ी हद तक हो सकता है। हो हालांकि सकता आपको अगर घर लेना है तो वास्तु, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, हाँ। तो एक छोटी सी चीज़ का तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हाँ। अब आपको क्या लगता है, जैसे मैं बहुत बार ये सवाल बहुत सारे रियल स्टेट जो करते हैं उनसे पूछना चाहती थी कि प्रोक्योरमेंट का अलग पढ़ाई भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, टेक्निकल चीज़ों की पढ़ाई होती है। तो क्या आपको लगता है कि आज के डेट में जब रियल स्टेट का सेक्टर इतना बूम कर रहा है तो रियल स्टेट से भी रिलेटेड कोई कोर्सेज आनी चाहिए जो कि लोगों को ये बताए कि सही क्या है गलत क्या है? क्योंकि बस रियल स्टेट में लोगों को पैसा दिखता है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है एक डीलर का, एक एजेंट का, उस वो नहीं दिखता है। तो आपको लगता है कि इसकी स्टोरीज अलग अलग तरीके से लोगों को पता रहनी चाहिए, कुछ पढ़ाना चाहिए? आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो रियल इस्टेट में ऐसे ही सीखते सीखते आ गए हैं, लेकिन अब रियल इस्टेट ऐसा नहीं रहा। अगर हम बाहर की बात करें, अभी हमारी क्लाइंट थी जसमीत कौर मैडम थी, तो वो यूएसए से आई हुई थी, तो उसका वहाँ रियल इस्टेट का काम था। तो उसने हमसे कुछ चीज़ें देखने के लिए कही, हमने उसको दिखाई, तो वो बोली कि हम माइंडेड कर लेते हैं। मगर हमें तो माइंडेड की कोई ज़रूरत ही नहीं हो, जी हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। तो वहाँ पे आप बिना रियल इस्टेट की पढ़ाई के रियल इस्टेट का काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक रियल इस्टेट ही ऐसा काम है जिसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। यही इकलौता काम ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं आता वो रियल इस्टेट कर ले। एक कहावत है कि किसी मंत्री जी के कोई वैकेंसी निकली हुई थी कनेक्टर की, तो कोई आदमी ने फ़ोन किया कि भैया ये ऐसा ऐसा हमारा बच्चा है, इसको भी नौकरी लगाओ। तो उससे पूछा भाई टिकट बना लेगा? कह जी ना। क्या पाड़ तो लेगा? हाँ। कैसे उसको चेक कर लगा दो। तो डीलर में भी हमारी कोई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है और किसी को कोई डिग्री नहीं चाहिए। सबसे आसान बिजनेस है कि टेबल चेयर रखो, एक फ़ोन होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, तो आप रियल इस्टेट का काम कर सकते हो। पर अब वो समय नहीं रहा। ये कहावत जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो रियल इस्टेट बहुत एडवांस, लीगलिटी इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, प्रॉपर्टी के लोकेशन के हर एक चीज़ के बहुत छोटी छोटी माइक्रो लेवल की टेस्टिंग होने लग गई है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई कोर्स लॉन्च भी हो रहे हैं, हम देखते हैं। आगे कोई ना कोई सरकार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसकी डिग्री का कोई ना कोई आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा इसके लिए कि रियल इस्टेट का भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जिसमें आदमी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाता है और एक अनपढ़ आदमी के हाथ में जाके पकड़ा देता है। बिल्कुल नहीं, जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि अभी गवर्नमेंट मान लीजिए कि उसमें टाइम लगाए, लेकिन जो ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, कोई ऐसा ट्रेनर भी आना चाहिए जो पूरा रियल स्टेट को ही ट्रेंड करे और उसी के बारे में प्रॉपर अच्छे से बात करे, क्या लीगैलिटी है, क्या चीज़ें हैं। वो भी अगर होने लगे तो शायद चीज़ें बदल सकती है। रियल इस्टेट का ट्रेनर नए बच्चों के लिए तो कोई ना कोई रियल इस्टेट का ट्रेनर आ सकता है। हाँ पुराने आदमी तो वो रियल इस्टेट ट्रेनर, भाई तू क्या सिखाएगा, हम ही सिखा देंगे तेरे को। हाँ तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो नए लोगों के लिए आना पुराने चाहिए। रियल इस्टेट है वो एक बहुत बड़ी उनके अंदर ईगो है। जो अच्छे रियल इस्टेट हैं वो तो आम आदमी को आदमी नहीं समझते, तो वो टीचर के पास कहाँ चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए सीखने का बहुत अच्छा वो है। और ट्रेनर तो शायद हैं 2-4, हम कहीं कभी कभी सुनने में आते भी हैं
नहीं, अच्छा है, ये चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उतना हर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आप सिर्फ लीगल वर्क पे काम करते हैं, यानी कि पेपर्स पूरे क्लियर होने चाहिए, तब राकेश आपसे मिलेंगे, ऐसा मैंने सुना है आपके बारे में। और आप जब रियल स्टेट के सेक्टर में, बुरा मत मानना सर, लेकिन जब आप रियल स्टेट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो ना, तो बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है, क्योंकि लोग रियल स्टेट के सेक्टर में लॉयल लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका नाम बहुत बड़ा है वहाँ पे, तो इतना लॉयल होने के बाद भी इतना बड़ा नाम आपने कैसे कर लिया? आपने बड़ा सही सवाल पूछा। अगर रियल एस्टेट वाले को लॉयल होना ही पड़ता है, अगर वो लॉयल नहीं है तो कुछ उसका लंबा पीरियड 2-4 साल से ऊपर नहीं चल सकता। लॉयल आदमी ही है जो इतनी लंबी जर्नी को तय करके आगे तक जाता है। और रही बात आपने कि आप लीगल की बात करें या टेक्निकल की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लो आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। आपके 10 करोड़ रुपए हमने आपसे 10 लाख रुपए कमीशन के लेने हैं, जो एक बहुत बड़ी फिगर है। तो क्या हम अपने 10 लाख रुपए के लिए आपके 9 करोड़ 90 लाख रुपए दांव पे लगा दें? और आपने 9 करोड़ 90 लाख रुपए किस किस स्थिति से, किस किस एंगल से, कैसे कैसे इकट्ठे किए हैं? हो सकता है आपने पहले कोई प्रॉपर्टी बेची हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स से लिए हो सकता है ससुराल से लिए हो सकता है किसी बुआ से, मामा से, किसी से लिए हों। क्योंकि जब भी आदमी प्रॉपर्टी किसी भी, एक हमारे देश का इतिहास है जी, जब भी किसी आदमी ने पहली प्रॉपर्टी ली है तो बिना परिवार के या बिना दोस्तों के या बिना किसी के सहायता के या बिना बैंक के सहायता के नहीं लेगी। चाहे आपने पैसे ससुराल से लिए हों, चाहे मायके से लिए हों, चाहे अपने मामा से लिए हों, बुआ से लिए हों, या किसी निजी रिश्तेदार से लिए हों, या किसी उससे लिए हों, तो किसी न किसी की सहायता लेनी ज़रूर पड़ती है। और जब आदमी प्रॉपर्टी का फैसला लेता तो अकेले नहीं ले पाता, कभी भी नहीं ले पाता। तो हमेशा अपने से ज़्यादा समझदार आदमी की तलाश में रहता है। सबसे पहले वो अपनी से ज़्यादा समझदार अपनी फैमिली में देखता है कि अपनी फैमिली में कौन है कि जिससे सलाह ली जा सकती है, क्योंकि इतने बड़ी पैसे का रिस्क होता है। तो किसी के परिवार में भाई होता है, किसी के यहाँ जीजा होता है, किसी के यहाँ मुखिया होता है, कोई अपने परिवार में नहीं होता तो दोस्त होता है, तो किसी न किसी की सलाह ज़रूर ली जाती है। तो इतने सारे पैसे लगाने हों जिसको, तो आदमी मान के चलो कि 500 रुपये की शर्ट भी खरीदता है ना, तो भी 10 दुकान ट्राई करता है, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, फिर जो पसंद आती है उस पर नेगोशिएट करता है, फिर उसकी बात करता है कि इसकी हम बात करें। और यहाँ तो आप सारी ज़िंदगी की कमाई लगा रहे हो, जिसमें आपको सपनों का घर, आपको सुकून की नींद भी चाहिए, आपकी मम्मी पापा को पूजा करने के लिए जगह भी चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए भी जगह चाहिए, आपको किचन भी अच्छी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतने सारे पैसे लगाने, तो उसके लिए आदमी को अपना ब्रोकर तो नंबर 1 चुनना ही पड़ता है। अगर आपके पास ब्रोकर नंबर 1 है, हो सकता है प्रॉपर्टी आपको पहले दिन ना दिलवाए, दूसरे दिन ना दिलवाए, हो सकता है महीना भर भी आपका फ़ोन ना सुने। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इतने बजट लेके बैठी हूँ, इतना सारा बजट, और ये ब्रोकर मेरी सुन ही नहीं रहा। और एक तरफ से ब्रोकर आता है, आप खाली उसको फ़ोन करो कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, आपने 99 एकड़ पे सर्च मारा है, कहीं सर्च मारा, वो आपके बच्चों के नंबर भी पूछ लेता है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट हैं, इसमें नंबर क्यों आया। जब भी आया 2 दर्जन केले लेके आपके घर पहुंच जाता। मैं यूँ ही निकल रहा था यहाँ से। तो आपको ऐसे ऐसे सजेशन देता है कि आपको लगता है कि असली भाई तो मुझे आज मिला है, आज तक तो मेरे पास भाई की बहुत बड़ी भारी कमी थी। तो आपको भाई नहीं मिला, वो आपके, उसकी निगाह जो है आपके उस अमाउंट की तरफ है कि उसको कैसे हड़प नहीं ले, आपको प्रॉपर्टी दिलाए जिसमें उसका अच्छा मुनाफा हो। और जो ब्रोकर आपकी नहीं सुनता, आपको सजेशन देता है और आप कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो ब्रोकर गलत है, वो सही प्रॉपर्टी सही चीज़ के लिए इंतज़ार करता है। और जो ग्राहक बहुत जल्दी में हड़बड़ी में डिसीजन ले जाता है, जिसका ब्रोकर सही नहीं होता, तो लगभग लोग मार खा ही जाते हैं। और पता कब लगता है? साल बाद, 2 साल बाद, तुरंत पता नहीं लगता, क्योंकि उस समय तो आप ऐसे ट्रैप में, जब आपके सही काम, सारे काम सही होते जा रहे हैं, तो आप समझो किसी न किसी ट्रैप में।
तो आपको डीलर का चयन जो है सही से करना चाहिए, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी की कमाई लगा रहे हैं, फिर आपके मुख्य हैं, सारे हैं, आपको घर की मैंने बताया कि क्या क्या नीड होती हैं, सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसलिए डीलर का ट्रस्ट वर्दी होना और सही होना, उसको लीगल की पूरी जानकारी होना। आजकल हमारे यहाँ फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो जो फ्रॉड प्लॉट, नकली प्लॉट, जो हमारे प्लॉट ओनर्स यूएस बाहर बैठे हैं, आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, तो कुछ एक दो ट्रैप ऐसे भी हैं जो उनको सर्च करते हैं कि कौन सा मालिक बाहर बैठा है, उनके पेपर, उनके प्लॉट के पेपर नकली बना लिए जाते हैं और वो प्लॉट सस्ते में और अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है कि नहीं जी इसको बड़ी पैसे की ज़रूरत है, इसको बहुत सख्त ज़रूरत है, हैं। और आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े, नहीं सर, सर तो अभी बिजी हैं, सर अभी यहाँ हैं। पहले आपको उनकी तरफ से कोई मैडम आएंगी, आपको रिफ्लेक्शन करी जाएगी, उसके बाद फिर आपको दूसरा आदमी आएगा, नहीं सर तो बहुत बिजी हैं। फिर जैसे ही आप जाएंगे तो उनके पास कॉल आ रही होंगी, नहीं सर ये प्लॉट करा दो, ये करा दो। जो प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं उन्हीं की कॉल आ रही होंगी, वो सब कॉल उनकी अपनी फर्जी कॉल होंगी। तो वो फर्जी आदमी ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे को भगवान मिल गया। तो इसके लिए आपको ब्रोकर का सही होना बहुत ज़रूरी है। ब्रोकर किसी ऐसे ट्रैप में आपको कभी नहीं फंसने देता, क्योंकि वो जो ट्रैप वाले आदमी होते हैं, ब्रोकर को भी लालच देते हैं, उसको कहते हैं 1% नहीं, तेरे को 5% कमीशन देंगे। एक गलती की वजह से आदमी सारी ज़िंदगी की कमाई खो देता है, और गुड़गांव में ऐसा 2-3 बारी हो भी चुका है। तो सर गुड़गांव में फ्लैट लेना अच्छा है या प्लॉट लेना अच्छा है या दिल्ली में ज़्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन किया आपने। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये अपनी एनालिसिस, आपको अपनी नीड को एनालिसिस करना है कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आदमी, मान लो हम जीके की बात करते हैं या साउथ दिल्ली की बात करते हैं, आज साउथ दिल्ली में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए ज़मीन का भाव है, जो काफ़ी पीक लेवल पे है और पिछले 10 सालों से वहीं की वहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, और अभी और डिफरेंस आना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोड, सब चीज़ें बड़ी कॉम्पैक्ट हो चुकी हैं। कोई सरकार का नया प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, मेट्रो आ सकती है, रोड चौड़े नहीं हो सकते क्योंकि जगह वही की वही है, पार्क बड़े नहीं हो सकते, तो सब कुछ वही का वही है। तो यहाँ पे जो 10-12 लाख रुपए गज की, अगर किसी आदमी को लगता है कि मेरे बच्चे गुड़गांव में जॉब करते हैं, सुबह के 1.5 घंटा, शाम का 1.5 घंटा, 3 घंटे उनका ट्रैफिक में निकलते हैं, और उनके घर में कोई और पेरेंट्स हैं या कोई और भी आदमी जॉब करता है, तो आपको 100% गुड़गांव शिफ्ट करना चाहिए। अब आते हैं कि शिफ्ट कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मान लो आपकी प्रॉपर्टी 300 गज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास ओनली फ्लोर ही है, और आज हम 300 गज के फ्लोर की अगर बात करते हैं तो मोटा मोटा 12 से 15 करोड़ रुपए का फ्लोर है यहाँ पे। आपने 12 से 15 करोड़ रुपए का एक फिगर को ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझा सकें। मान लो आपने 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, एक फ्लोर बेचे, तो आपको 300 गज की गुड़गांव में 4 फ्लोर की एक अच्छी खासी बिल्डिंग मिल सकती है, या 10 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल सकता है जिसमें आप 4 करोड़ रुपए लगा के उसको 4 फ्लोर बना सकते हैं। 4 फ्लोर में, एक फ्लोर में आप खुद रह सकते हैं, दूसरे फ्लोर में अपने बच्चों को शिफ्ट करा सकते हैं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो दूसरा फ्लोर दूसरे बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक फ्लोर बचता है जिसमें मोटा मोटा आप लाख रुपए के आसपास रेंटल इनकम भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि मेरे को पैसे की कहीं बिजनेस में नीड है या कहीं और नीड है, या मैं रिटायरमेंट प्लान में जाना चाहता हूं, तो एक फ्लोर को आप बेच भी सकते हैं। तो जो आप एक फ्लोर बेचते हैं उसके जो अमाउंट आता है वो मोटा मोटा 4 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास रिटर्न आ जाता है, जिसका आपको एफडी का या बैंक का इंटरेस्ट की बात करें तो एक सफिशेंट सा अमाउंट आता है जो आपको अर्निंग का साधन बन जाता है। आपने बेचा एक फ्लोर, लिए 4 फ्लोर। दूसरी बात, सुबह के आपका 1.5 घंटा सुबह का, 1.5 घंटा शाम का, आपने 3 घंटे बचाए। उससे अलावा जो आपको असली बचत, जो दिल्ली में पार्किंग का चैलेंज है, वो गाड़ी से भी महंगी पार्किंग है। महंगी पार्किंग गुड़गांव में भी है, लेकिन गुड़गांव अवेलेबल है। जो आप 4 फ्लोर में ले रहे हो वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पैसे से भी आप, गाड़ी तो BMW ले आए लेकिन पार्किंग नहीं है।
तो आपका कुछ बच्चों को खेलने की जगह है, खेलने का मन है, खेलने की जगह नहीं है, तो गुड़गांव उसके आसपास स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वो हैं। स्पोर्ट्स से अलावा अगर हम क्लब की बात करें, हाई एंड मार्केट की बात करें, हाई एंड होटल की बात करें, हाई एंड लिविंग की बात करें, तो जो साउथ दिल्ली में है लगभग गुड़गांव में सब कुछ है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें कि बसेज की या ऑटो की या जो ट्रांसपोर्ट सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, वो भी सब चीज़ गुड़गांव में अवेलेबल है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपकी जॉब कहाँ पे है। आपको अपनी जॉब से डिसाइड करना है, शहर से डिसाइड नहीं करना कि मुझे प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है। अगर आपकी जॉब गुड़गांव है, और सबसे अच्छी बात, आज अगर हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो एक गोल्डन स्टेटमेंट है, आज जो आप सेक्टर 27 से 57 तक कोई चीज़ लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। क्यों गोल्डन पीरियड है? आज जो रेट प्लॉट यहाँ पे मिल रहे हैं वही रेट यहाँ से 25 किलोमीटर आगे चले जाएं, जिसको हम सोहना बोल देते हैं, मानेसर बोल देते हैं, सेक्टर 84-85 वाटिका बोल देते हैं, या और बहुत सारे बिल्डर हैं, वहाँ भी प्लॉट वही रेट हैं, यहाँ भी वही रेट हैं। तो वहाँ के प्लॉट जो है बिल्डरों ने हाइप करके बढ़ा रखे, जहाँ प्लॉट गिरने का बहुत बड़ा हुआ है, और ये बहुत अंडर वैल्यू है क्योंकि पिछले 2 सालों से रेट जो है स्टेबल है। अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन यहाँ नज़दीक है, हॉस्पिटल की बात करें, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, आर्टिमिस हॉस्पिटल, मेदांता, नारायणा, पार्क हॉस्पिटल, ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो DLF का जो साइबर सिटी है, जो अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस है। गलेरिया की बात करें, सुपरमार्ट की बात करें, उसके आसपास कमर्शियल हब जो है सेक्टर 29 बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। तो जो आपकी एक आपको रहने के लिए एक एम्बियंस चाहिए, एम्बियंस मॉल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये सब चीज़ें दिल्ली से आसपास बराबर हैं। इनका कोई पैमाना नापने का मीटर तो नहीं है, लेकिन जो ब्रांड, बड़े से बड़े ब्रांड आपको दिल्ली में मिलते हैं वो सारे ब्रांड गुड़गांव में मिल जाते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड को वो करते हैं। तो जितने पैसे आप दिल्ली खर्च करते हैं उससे 4 टाइम, यानी कि 25 पैसे में आप उस पैसे को गुड़गांव में रह सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल तो हैं लेकिन समय की एक सीमा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपकी कंपनी ए हिमांशी प्रॉपर्टीज़, ये किस तरीके से लोगों को इन सेक्टर्स में रहने के लिए प्लॉट देने में हेल्प करती है, और कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, और किस तरीके से आप दर्शकों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, ये आप बता दीजिए। पिछले 28 सालों से हम यहाँ सुशांत लोक में ए हिमांशी प्रॉपर्टी के नाम से काम कर रहे हैं, और हमारी जर्नी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल छोटे लेवल से लेके आज आपकी कृपा से, प्रभु कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम ग्राहक को सेक्टर 27 से लेके 57 तक प्लॉट देने में हेल्प करते हैं, और हमारी जो एडवाइज की अगर हम बात करें तो हम प्लॉट और फ्लोर पे ही ज़्यादातर पे एडवाइज करते हैं, और इन्हीं पे ही फोकस भी करते हैं, क्योंकि प्लॉट आपने जिसको दे दिया, प्लॉट के पैसे हमेशा अप्रिसिएशन होनी है। ज़मीन के पैसे जितने बार आपने आज तक कभी किसी से नहीं सुना होगा कि मेरे दादा ने वहाँ ज़मीन ली थी वो घाटे में हो गई, मेरे चाचा ने ली थी वो घाटे में होगी, मेरे भाई ने ली वो घाटे में होगी। ज़मीन जिसने भी जहाँ भी ली है सिर्फ उसको चेक करके लिया, अगर उसके साथ गलत हो गया, कोई फ्रॉड हो गया तो वो बात अलग है। अगर उसने राइट चेक करके ज़मीन ली है, कहीं भी ली है, तो उस ज़मीन ने अप्रिसिएशन ही दी है, बल्कि अप्रिसिएशन नहीं, उसका एक ओरा भी बढ़ाया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाया है। और गुड़गांव की हम बात करें तो जो मैं आपको बता रहा था कि हम 1.5 लाख रुपए में हमने प्लॉट लिया, आज अगर उसी प्लॉट की बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए है। तो आप समझो कि अगर जिस आदमी ने 4 प्लॉट भी ले लिए होते तो आज वो 10 करोड़ रुपए का आदमी हो जाता है। अब बात आते हैं कि हमें फ्लोर लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हमेशा डेप्रिसिएशन होती है, ज़मीन हमेशा एप्रिसिएशन होती है। अगर आप कोई भी 20 साल पुराना, 15 साल पुराना खुद का बना हुआ घर, जिसमें आपने, आपके माता पिता ने, आपके दादा ने, चाचा ने, सब ने पूरी मेहनत करके बहुत सुंदर घर बनाया, और उस समय तालियां भी बजेगी, इससे सुंदर घर हमने नहीं देखा। अगर आज आप उस घर को जाके देखते हैं तो आपको लगता है इतना गंदा घर हमने बनाया होगा क्या, ऐसा फील होता है। तो ये स्मार्टली टेक्नोलॉजी को देखते हुए इतनी ज़बरदस्त चेंज आ रहे हैं। जो पहले ज़माना 100 साल में चेंज होता था,
वो 100 साल वाला 50 में आया, फिर 50 वाला 40 में आया। अब तो मेरे को लगता है 10 साल में ज़माना चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल कि हो रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का अपने सब कामों को देखें, अपने शहर को देखें, और उससे पिछले 10 साल को देखें, और उससे पिछले 10 सालों को देखें, तो आपको लगता है कि इतना रिमार्केबल चेंज जो पहले नहीं आता था अब आया। अब आ तो रहा है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डेप्रिसिएशन देती है और प्लॉट हमेशा एप्रिसिएशन देता है। लेकिन अगर आपको रहना है, खुद को लेना है, तो फिर आपको मकान ही लेना पड़ेगा। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनालिसिस करें कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको रेंटल की साथ में ज़रूरत है और ख़ुद की रहने की ज़रूरत है तो मकान लें, साथ में रेंटल वाली ऑप्शन में जाएं। तो रेंटल की बहुत सारी ऑप्शन है, अभी तो हमने आपको एक का ही उदाहरण दिया, बहुत सारी ऑप्शन है। तो हमारे पास समय की, जैसे आपने बताया कि वो बड़ी लिमिट टाइम है, फिर कभी हम हाँ, उसमें बैठेंगे अगर तो आपको बताएंगे। लोग हमें कमेंट करके बोले हाँ, कि अगर आप हमें चाहें कि आप कमेंट करके हमें बताएं यस कि आपको रेंटल का पूरा प्लान, और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फ्लोर ठीक है, कैसे डिसाइड करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम ज़रूर बैठेंगे इस तो पे। मैं इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल में दूंगा। तो आपका इतना प्यार दिया, आपको इतने ध्यान से हमारे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें पूरी डिटेल दें तो हमारे को कमेंट में लिखें हाँ, और पार्ट 2, हम तो हम पार्ट इसको 2 पार्ट 2 बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सर। अपना कीमती समय दिया है, इसके सर लिए बहुत आपने बहुत दिया धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि आपने जाना कि किस तरीके से आपका प्लॉट में इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदे का सौदा दे सकता है, और गुड़गांव जैसे एरिया में अगर आपका ड्रीम है कि आपका अपना प्लॉट होना चाहिए तो ज़रूर राकेश जी से आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि सोना और प्रॉपर्टी कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज का इन्वेस्टमेंट आपके आने वाले समय का, आपके बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ, जो कि आपके जीवन में फ्रूटफुल साबित हो सके और उस पॉडकास्ट को देख के आप कुछ अपने लाइफ में डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच।